हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 आईसी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कॉमर्स के सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जस्ट अ मोमेंट। आज सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बिजनेस एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं। बिजनेस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस या ट्रेड करते हैं। तो चलो एक बार इस चैप्टर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। आप लोग अपने बुक का रेफर कर सकते हो। बिजनेस इज एन एक्टिविटी in which different persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain or profit। यहां पर देखो क्या बोला चल रहा है कि बिजनेस एक एक्टिविटी है। कैसा एक्टिविटी है? इन विच पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसमें लोग एक्सचेंज करते हैं कोई ऐसा चीज जिसमें कोई वैल्यू है। ठीक है, चाहे ये गुड्स हो या सर्विस हो। किस लिए करते हैं? फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट का मतलब होता है अगर दो लोग हैं और इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो ये एक्सचेंज एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए। यानी पहले पर्सन से दूसरे को कोई फायदा होना चाहिए, दूसरे पर्सन से पहले को कोई फायदा होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट या प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मान लो किसी एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा एक्सचेंज कोई क्यों करेगा? एक्सचेंज तो तभी होगा ना अगर दोनों पर्सन को बेनिफिट हो रहा है। It is an organized and systematic activity involving the satisfaction of human wants। तो ये एक ऐसा सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है। बिजनेस के कई सारे डेफिनेशंस नीचे दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी एक याद कर सकते हो। डेफिनेशन जो होते हैं वो किसी रिनाउंड एक्सपर्ट के होते हैं, इसको आपको एज इट इज लिखना चाहिए कोट अनकोट के साथ। मेरे ख्याल से थर्ड जो डेफिनेशन है जेम्स स्टेफेंसन, वो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है तो आप इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर टर्म्ड एज बिजनेस, गिवन बाय जेम्स स्टेफेंसन। चलो सिंपल सा डेफिनेशन है, एक लाइन का। याद रखना डेफिनेशन जब लिखोगे तो क्या करना है, एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करना है। कोट अनकोट के साथ पूरा वर्ड टू वर्ड यही लिखना पड़ेगा और नीचे फिर नाम भी देना पड़ेगा किसका डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन का मतलब आपको इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, डेफिनेशन देना है, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करना है, नीचे नाम दे देना। दिस इज डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते थे। बिजनेस मेक्स goods more useful to satisfying human wants. It adds time, place, form and possession utilities to various types of goods। कोई मुझे बता सकता है क्या टाइम, प्लेस, फॉर्म, पोसेशन, यूटिलिटी क्या होता है? टाइम यूटिलिटी होता है कि किसी समय के लिए कोई गुड्स वेयरहाउस में रखते थे तो हम उसको टाइम यूटिलिटी कहते हैं। प्लेस यूटिलिटी ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर्म यूटिलिटी इज चेंजिंग रॉ मटेरियल टू अनदर प्रोडक्ट। राइट। एंड पोजेशन यूटिलिटी इज ओनिंग समथिंग लाइक ओनिंग यस एक गुड्स और कमोडिटी एक जगह से ट्रांसफर करना। ठीक है, तो देखो कई तरह के यूटिलिटीज होते हैं। जिस जगह पे सामान बनती है उस जगह पे जरूरी नहीं कि सारे के सारे सामान कंजम्पशन हो जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है। ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इससे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल से कुछ नया आउटपुट बनाते हैं, इससे फॉर्म यूटिलिटी, क्योंकि नेचर से जो चीज़ें हमें मिल रही है रिसोर्सेज, वो एज इट इज़ फॉर्म में हो सकता है यूजफुल ना हो, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई ना कर पाए, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लो कोई टी ट्रंक है, तो जो जैसे जब किसी पेड़ को काट कर हम लोग उससे लकड़ी निकालते हैं, जो स्टेम ऑफ द ट्री होता है, तो वो एज इट इज फॉर्म में टी ट्रंक तो कोई काम का है नहीं, लेकिन उसको जब हम लोग क्या करते हैं, कटिंग वटिंग करके उसको किसी फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे हम हमारे लिए वो यूटिलिटी क्रिएट कर लेता है। इसी तरीके से टाइम, टाइम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें किसी पर्टिकुलर सीजन में होती है, किसी पर्टिकुलर सीजन में नहीं होती है।
तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सीजन में उसको स्टोर करके रखते हो और ऑफ सीजन में उसको आप कंज्यूमर मार्केट तक पहुंचाते हो, तो इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो ये सारे जो भी यूटिलिटीज क्रिएट होते हैं, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस है। तो बिजनेस का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्टिविटी जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होता है। इसके बाद एक इन द वर्ड्स ऑफ रोजर, वापस से किसी का डेफिनेशन दिया हुआ है रोजर का, अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस जो है ये क्या है, एक वैल्यू डिलीवर करता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और इससे एक प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में हम लोग किस चीज में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस एंड बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो हर एक बिजनेस या तो गुड्स में डील कर रहा है या तो फिर सर्विसेज में डील कर रहा है। अब ये जो गुड्स होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं, फाइनल कंज्यूमर जिसको यूज कर लेता है उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब जिससे आप कोई नया गुड्स बना रहे हो, एक गुड्स से आप कोई दूसरा गुड्स बना रहे हो। कंज्यूमर गुड्स आर मीन्ट फॉर डायरेक्ट यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेड, टी, शूज। प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी। यानी दूसरे चीजों को बनाने के लिए जिन गुड्स का यूज करते हैं उसको कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, चलो 2 पॉइंट हो गया। कंटिन्यूटी इन डीलिंग। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो किसी सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं बोला जाता। बिजनेस का मतलब होता है आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस में लगातार डील करना पड़ेगा। यानी बिजनेस एक्टिविटी कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज become business only if undertaken on a regular basis. According to Peterson and Plowman, a single isolated transaction of purchase and sale will not constitute business. Recurring or repeated transaction of purchase and sale alone means business. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन को हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। ऑल बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है रिटर्न बेनिफिट। यानी हम लोग जब कोई भी गुड्स या सर्विस को ट्रांसफर करते हैं तो उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए होता है, हमें भी कुछ मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन called price is usually expressed in terms of money. Business delivers goods and services to those who need them and are able and willing to pay for them. For example, if a person cooks and serves food to his family, it is not business. But when he cooks food and sells it to other, it becomes business. मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो जिसमें कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन मतलब रिटर्न बेनिफिट नहीं है, सो ये क्या है, ये बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस का मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई क्या कर रहे हो, कोई गुड्स सेल कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में आपको कोई रिटर्न बेनिफिट हो रहा है, तभी ये बिजनेस माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो बिजनेस। अगर जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बोल रहा, मान लो एक फैमिली है, आप उसमें जो मान लो मदर है वो कुक कर रही है और अपने फैमिली को फीड कर रही है, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, क्योंकि ये इसके बदले में कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई खाना बनाता है और मार्केट में उसे सेल करता है तो फिर ये बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन है। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का प्रॉफिट क्या होना, मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ बिजनेस। Element of risk. Profit is reward for assuming risk. Risk implies the uncertainty of profit or possibility of loss. किसी भी बिजनेस में रिस्क जो है ये एक इनहेरेंट एलिमेंट है, मतलब ये कोई हटा नहीं सकता। हर बिजनेस में रिस्क होगा, किसी बिजनेस में कम रिस्क होता है, किसी में ज्यादा, पर रिस्क तो हर एक बिजनेस में होता है। ठीक है, तो रिस्क तो एक क्या बोलते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस है। अब रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज किस चीज की, कि प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी। रिस्क इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। इसी चीज को यहां पर आगे भी बताया जा रहा है। जैसे देखो कई तरह के रिस्क होते हैं,
जैसे कि चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दिख रहा है, चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा क्रिएट रिस्क। चलो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इससे हम लोग लिवलीहुड अर्न करते हैं। बिजनेस इज प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। तो मनी अर्न करने के लिए, फायदे कमाने के लिए, अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए लोग बिजनेस करते हैं। सो इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन यहां पर क्या बोल रहा है, हाउएवर बिजनेस ऑल्सो इज ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट हेल्प्स टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। बोल रहा है बिजनेस के होने से कहीं ना कहीं सोसाइटी को सर्विस भी मिलती है, सोसाइटी को जो स्केर्स रिसोर्सेज है उससे कुछ सामान बनाकर हम लोग ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, प्लस लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता है। तो ये एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। चलो पॉइंट नंबर 8, आर्ट एज वेल एज साइंस। बिजनेस एक आर्ट है, क्योंकि बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, और ये एक साइंस भी है। क्या बोल रहा है देखो, बिजनेस इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल एंड एक्सपीरियंस। इट इज ऑल्सो साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल एंड लॉज। हर एक बिजनेस में कुछ प्रिंसिपल और लॉज होते हैं जिसके वजह से इसको साइंस बोलते हैं। ये पॉइंट नंबर 8 मेरे ख्याल से उतना बहुत रेलेवेंट नहीं है, खैर आप इसको स्किप भी करना चाहो तो कर दो। मिनिमम 6 पॉइंट आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के पहले मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप लोग एक काम करो, आप लोग पहले इसके सारे पॉइंट्स को बुक से गो थ्रू करो, ठीक है। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हो गया। नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेसेसिटी क्या है, आखिर क्यों बिजनेस जरूरी है? टू रिमूव पॉवर्टी। देखो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोग इससे अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पॉवर्टी कॉम्बैट करने में भी हेल्प मिलता है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट क्या है, अदर बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट वेल्थ एंड ऐड नेशनल इनकम, ऐड टू नेशनल इनकम। बोलने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने को करना है उसके हिसाब से अपने को बिजनेस को भी फ्लरिश करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा और पॉवर्टी कम होगा। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अब बिजनेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु सीक जॉब्स is rapidly increasing. In a country like India, agricultural sector is already overburdened and unemployment has become a serious problem. Business offers employment to millions of people. तो लोगों को जॉब के लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिजनेस से मिलती है। To improve standard of living, business helps to increase the purchasing power of people. It provides them wide range of product and service to satisfy human wants. Business firms provide information and education to consumers through advertisement and other means. People can enjoy new and better product to improve their living standard. क्या बोला जा रहा है, इतना कहानी तो किताब में ना दुनिया भर का कहानी है। सिंपल सा बात ये है कि जब बिजनेस हम लोग करते हैं
तो नए नए प्रोडक्ट बनाकर लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिनसे उनका वांट सेटिस्फाई होता है। जब लोग अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करते हैं, अपना वांट सेटिस्फाई करते हैं, इनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। To earn foreign exchange, a country cannot produce everything needed by its people. It has to import certain items for which foreign currency is required. Business helps to earn foreign exchange through export. It helps to reduce pressure on countries' balance of payment. ये सब कहानीबाजी ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक बस। A country cannot produce everything needed by its people. It has to import certain items for which foreign currency is required. Business helps to earn foreign exchange through export. बस through export तक पढ़ो। एक बार इसका मतलब बताना तो रीड करके क्या है ये, जहाँ तक मैंने मार्क किया, पॉइंट नंबर 4। बताओ क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि a developing country like India cannot produce everything like tea, coffee, like everything. So like the toys and from we do made in China. We use the toys which were made in China. China put their toys to us. So it's like it cannot be possible for India to produce everything which the people of India needs. मेन टॉपिक को तो तुम एक्सप्लेन ही नहीं किया, हेडिंग पढ़ो क्या है पॉइंट नंबर 4 का। इंडिया से लेके चाइना से तुम घूम आई, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में नहीं बोली। ठीक बोल रही हो तुम, बट कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा भटक गई। तुम बोलो हाँ ना। A business is like the main point of a country's earnings. They help the government to like increase the economic growth. So they have business relations with foreign countries in order to exchange foreign goods with export and import. Like the examples she gave. So like it's kind of the same as well. Maintaining the exchange rate. तो सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि कोई भी कंट्री अपने आप में 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर कंट्री को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है अपने लोगों की वांट को पूरा करने के लिए। जब हम लोग किसी भी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और ये फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा, या तो अलग से हमें परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे खुद के देश के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऐसे डेवलप होंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं। किसी भी कंट्री में अगर ऐसे बिजनेस है जो मान लो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, तो कंट्री के ऊपर इंपोर्ट करने का बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और इससे फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, तो ये फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है ना, गवर्नमेंट इसको यूज़ कर सकती है इंपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मीडियम है। तो यही बोल रहा है, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। No, but everything that made in China, we use lots of things which is made in China. Not India. Like India cannot produce. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अच्छा देखो एक चीज़ समझो, कोई भी कंट्री लाइक इंडिया हो या चाइना हो और एनी अदर कंट्री, हर एक कंट्री को किसी ना किसी कंट्री से कुछ ना कुछ तो ट्रेड करना पड़ता है। कुछ कंट्री ज़्यादा करती है, कुछ कंट्री कम। अब जैसे कोई कंट्री है जो बहुत सारी चीज़ें खुद से ही बना रही है, फॉर एग्जांपल चाइना, लेकिन ऐसा नहीं कि चाइना कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहा। मे बी इट इज़ इम्पोर्टिंग लिटिल लेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, बट कुछ तो इंपोर्ट कर ही रही है। उनको भी फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए। हाँ, पर चाइना खुद अपने आप पे इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है कि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम, तो फॉरेन एक्सचेंज उनको ज़्यादा आ रहा है, जा रहा है थोड़ा कम। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसी को बोलते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और जब हमारे पास पैसे आते हैं ज़्यादा और जाते हैं कम, तो इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे पास रिसीव ज़्यादा हो रहा है और हम लोग पे उसको कम कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। दिस इज़ गुड कंडीशन। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी का अच्छा रिजर्व बन जाएगा। तो ऐसी जो कंट्री इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा फेवरेबल रहता है, पॉजिटिव रहता है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनको इंपोर्ट बहुत करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन इंपोर्ट बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे में इनका क्या होता है, इनका फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो हमेशा नेगेटिव चलता है। तो इसको नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो
टू प्रोमोट सोशल वेलफेयर। अब देखो बिजनेस हालांकि प्राइमरीली प्रॉफिट के लिए किया जाता है, लेकिन बिजनेस जब होता है ना तो किसी भी इकोनॉमी में उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होते हैं। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, पॉवर्टी कम होता है, इसी तरह से सोशल वेलफेयर भी इंप्रूव होता है। तो सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी का भला होता है। कैसे सोसाइटी का भला होता है? देखो, बिजनेस कैन एनरिच ह्यूमन लाइफ एंड एस्टैब्लिश अ बेटर सोसाइटी। In the course of business activity, people belonging to different religion, caste and regions come to one another. Business enterprise assist the community in public health, education and other socially useful programs. तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस कम्युनिटी उसमें असिस्ट करती है। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, बिजनेस एंटरप्राइज असिस्ट इन कम्युनिटी इन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सोशली यूजफुल प्रोग्राम्स। कभी ऐसा देखे हो क्या कि कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटी आया और बिजनेस ने डोनेशन कर दिया, फ्री में खाना बांट रही है या कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड करे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से बिजनेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी हेल्प करती है। कई जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, कहीं कुछ लग रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके खुद के स्कूल्स हैं, एनजीओज हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। टाटा का भी अपना एनजीओ है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बिजनेस तो कर रही है प्रॉफिट मोटिव के लिए, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी को भी सर्व कर रही है। तो ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है। तो ये सारा क्या है हमारा नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। बेसिकली हेडिंग अपने याद रखेंगे, ओन वर्ड्स में भी चाहे तो आंसर लिख सकते हैं। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग एक बार चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोल रहा है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स और सर्विस फॉर प्रॉफिट। तो किसी भी बिजनेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? गुड्स और सर्विस को सेल करना इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट। क्योंकि बिना प्रॉफिट का कोई बेच रहा है मतलब वो बिजनेस फिर क्या ही कर रहा है। बिजनेस में प्रॉफिट होना जरूरी है, अदरवाइज बिजनेस सर्वाइव नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू जनरेट एन इनकम। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज हाँ, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज कैरिड ऑन एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। बस यहां तक मार्क कर लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है बिजनेस? क्योंकि इससे हम लोग इनकम अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। हम लोग सोसाइटी के इकोनॉमी के जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको हम लोग यूज करते हैं और बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अ बिजनेसमैन प्रोवाइड्स द नेसेसरी फंड्स फ्रॉम हिज पर्सनल एंड अदर सोर्सेज टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ हिज बिजनेस। यानी बिजनेस सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, प्रोप्राइटर उसमें अपना पैसा लगा रहा है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business activity satisfy need of public and of businessmen. Business activities satisfy the need of public by making goods and services. Public can buy these goods and services and satisfy their needs. यानी हर एक बिजनेस में कई तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं और पब्लिक उसको खरीद के अपना नीड सेटिस्फाई कर रही है। बिजनेसमैन का नीड कैसे सेटिस्फाई हो रहा है बोलो? क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न हो रहा है। घुमा फिराकर एक ही चीजें मल्टीपल टाइम देखो बोली गई है। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। तो यस, क्या उसको फिर से एक्सप्लेन करें? नीड्स एक यहां तक कर लो।
बिजनेस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। ठीक है। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, तो बिजनेस के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और एक को बोलते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? बिजनेस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयरफॉर इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक इन नेचर। यानी बिजनेस एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इनकम अर्न करने के लिए, कमाने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, तो इसीलिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बोलो? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना है। अब बिजनेस एंटरप्राइज is established for earning some income. It is the hope of earning profit that inspires people to start business. Profit is essential for survival of every business unit. आगे इसके बाद एग्जाम्पल वगैरह दे रहा, जस्ट एज अ पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट फूड, बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। बस इतना लिख दो, काफी। यानी कि प्रॉफिट के बिना कोई बिजनेस चल नहीं सकता। जैसे एक इंसान खाने के बिना, भोजन के बिना नहीं रह सकता, वैसे बिजनेस प्रॉफिट के बिना ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। और प्रॉफिट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होते हैं बिजनेस करने के लिए, है ना? स्टार्टिंग में वही बोल रहा है, इट इज़ द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट दैट इंस्पायर्स पीपल टू स्टार्ट बिजनेस। किस उम्मीद से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट। वो अलग बात है, सबको प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, पर उम्मीद तो यही रहता है ना कि प्रॉफिट कमाएंगे। चलो, क्रिएटिंग कस्टमर्स, आपको कस्टमर्स क्रिएट करने हैं। प्रॉफिट आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड और बाय द फोर्स ऑफ नेचर, दे अराइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस एफर्ट, बिजनेसमैन्स एफर्ट टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। बोल रहा है कि प्रॉफिट आपके बिजनेस में तभी आएगा जब आपके कस्टमर आप बना पाओगे, कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर पाओगे। अ बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट ओनली व्हेन देयर आर एनफ कस्टमर्स टू बाई एंड पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी बिजनेसमैन जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसको खरीदने वाले काफ़ी कस्टमर्स हैं तभी उनको प्रॉफिट होगा। इसीलिए कस्टमर क्रिएट करना ये मेन टारगेट होता है। इनोवेशन, बिजनेस इज एन ऑर्गन ऑफ डायनामिज्म एंड चेंज। In these days of competition, a business can be successful only when it creates new design, better machine, improved technique, new varieties, etc. यानी कि आपको अगर लंबे समय तक बिजनेस में बना रहना है तो आपको आपके गुड्स एंड सर्विसेज में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें लगातार बनाती रहनी पड़ेगी। Modern science and technology have created a great scope of innovation in the business world. बिजनेस वर्ल्ड में अभी के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से काफ़ी इनोवेशन हुआ है और बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में बिजनेस को हेल्प हुआ है। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या जिसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हेल्प हुआ है और इसके वजह से बिजनेस काफ़ी बढ़ा है? नहीं, ऐसे कोई कंपनी और हम पूछ रहे एग्जाम्पल, नॉट आस्किंग फॉर फिलोसफी। गिव मी एन एग्जाम्पल। एक चीज समझो, इनोवेशन एक ही समझो, टेक्नोलॉजी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इन्वॉल्व एवरीवेयर इन द बिजनेस, बट हियर द पॉइंट इज इनोवेशन मीन्स यू, इनोवेशन का मतलब इनोवेट करना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जो बाकी लोगों ने नहीं सोचा। ऐसा इनोवेटिव थॉट के वजह से, कुछ नया सोच के आउट ऑफ द बॉक्स कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ लाके किसी बिजनेस ने ग्रो कर लिया, ऐसा एग्जांपल देने बोल रहे हैं, नॉट टाटा बिरला अंबानी सब। ठीक है, समझ गए। कोई कंपनी बताओ। ठीक है, जैसे अभी अगर हम लोग जैसे बात कर, ठीक है तुम लोग जो बोल रहे हो अपने हिसाब से वो ठीक है, ठीक है, पर जैसे तुम सोचो ब्लिंकिट या जेप्टो, ऐसा ये सब कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर इनोवेशन कैसे हुआ। ब्लिंकिट या जेप्टो या इस तरह के जो भी आजकल जो होम डिलीवरी है ना, फास्ट कॉमर्स बोलते हैं इनको, तो ये जो अभी आए हैं इनका मेन चीज़ क्या था?
इन्होंने देखा कि लोगों को अपने ज़रूरत की चीज़ें आसपास की लोकेलिटी में मिल तो जाती है, लेकिन इनको अलग से मतलब घर से निकल के बाज़ार जाना पड़ता है, वहाँ लोकल शॉप में कई बार वेट करना पड़ता है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं और उनको कुछ 1 2 4 आइटम के लिए, है ना, उनको कहीं ना कहीं जाने आने और वेट करने में मिला के आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो क्यों ना उनके होम कंफर्ट में घर बैठे बैठे उनको चीज़ डिलीवरी कर दे और एकदम फास्ट, क्योंकि अभी सब कुछ ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। तो ये एक इनोवेशन था। इसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए उनको बाजार नहीं जाना पड़ता। अब बहुत सारे ऐसे डिलीवरी बॉयज़ हैं जो पहले स्टार्ट हुआ था, जैसे फूड डिलीवरी स्विगी जोमेटो ने स्टार्ट किया कि आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अब आपको घर से तैयार होकर जाओ, लंच डिनर के लिए वहाँ पर टेबल बुक करो, लाइन में लगो, है ना। फेस्टिवल के टाइम पे काफ़ी लाइन होती है, तो एक किसी फेमस रेस्टोरेंट में खाने के लिए पता चल रहा है कि आपके पहले 10 लोग ऑलरेडी टेबल बुक करके, वो लोग खाएंगे, टेबल ये होगा, खाली होगा, फिर आपका नंबर आएगा। तो पता चलता है कि तब तक मतलब 1 घंटा में तो इंसान का भूख मर जाता है, ऐसा होता ना। तो अभी क्या है कि अगर आपको किसी भी रेस्टोरेंट का खाना अपने घर पे ही मंगवाना है तो आप आराम से ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। यही सेम चीज़ अब ग्रॉसरी आइटम और जो डेली नेसेसिटी के आइटम है उसमें भी अब आ चुका है। तो आप दुनिया भर के जो आइटम्स हैं घर पे आप मंगवा लो। तो ये एक इनोवेशन है, एक एप्लीकेशन, और प्लस इसमें लॉजिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नियर बाई स्टोर्स है सबको आपस में कनेक्ट किया गया, टाइमली डिलीवरी। अब बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे एकदम बोलते हैं 5 मिनट में डिलीवरी देंगे, 10 मिनट में डिलीवरी देंगे। तो हाँ, तो ये सब क्या है कि ये सबसे पता चल रहा है कि बिजनेस में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे जितने भी फॉसिल फ्यूल है ये तो धीरे धीरे करके डिप्लीट हो जाएंगे। तो हमें रीन्यूएबल सोर्स के ऊपर ज़्यादा अब डिपेंड होना चाहिए। सोलर है, हाइडल है, टाइडल है, ये सब। तो इलेक्ट्रिक से क्या होता है, एक तो पॉल्यूशन भी थोड़ा कम होता है, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लोगों का कम होता है। तो अब धीरे धीरे करके देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है दुनिया भर में, भारत में भी ये आ चुका है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारे बड़े ब्रांड्स ने लॉन्च कर दिए। अब बस चार्जिंग स्टेशन धीरे धीरे करके कुछ सालों में हम लोग देखेंगे हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन बन गया। तो ये इनोवेशंस किसी भी फील्ड में ना ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में ये इनोवेशन ज़रूरी है, तभी लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलेगा। इसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में ही चल रहा है। आपके जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, सब सोसाइटी का पार्ट है। बिजनेस भी सोसाइटी का पार्ट है। तो अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचोगे तो आप बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, इट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस मस्ट देयरफॉर डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के अलावा क्या करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्चार्ज करना चाहिए। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस शुड बी सर्विस एंड सब्सिडरी एम शुड बी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। बोल रहा कोई भी बिजनेस का मेन एम होना चाहिए सोसाइटी को बेस्ट सर्विस देना, बाद में आप सोचो प्रॉफिट के बारे में। ये कौन बोल रहा है, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड कौन थे, फोर्ड कार था ना, फोर्ड कार, उसके ओनर फाउंडर थे। तो इनका बोलने का तात्पर्य ये है, बहुत लोगों को लगेगा कि सर यहाँ तो बोल रहा है पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को सर्विस देना है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका जो है प्रॉफिट अर्न करना है। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी सोसाइटी को अगर अच्छे से सर्विस देते हो, कोई भी गुड्स बना रहे हो या सर्विस दे रहे हो, यस, point is that कि if you serve the society properly by making quality goods or providing quality service, तो profit is the by product। तो अगर आप कोई भी ऐसा सामान अच्छा क्वालिटी का बना रहे हो, सही क्वालिटी प्रोवाइड कर रीजनेबल प्राइस में, तो अगर आपका गुड्स अच्छा है, सर्विस अच्छा है, तो प्रॉफिट के लिए आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। तो जो बिजनेस प्रॉफिट को प्राइमरी मोटिव रखते हैं, प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रॉफिट कमाने का ज्यादा सोचते हैं, इसके चक्कर में कभी कभी वो सोसाइटी को सर्व करने का भूल जाते हैं। लेकिन जो बिजनेस सोसाइटी के बारे में, कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लोगों को बेनिफिट देने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो प्रॉफिट ना भी सोचे तो भी उनका प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब आप सोसाइटी के लिए अच्छा करोगे तो लोग आपके कमोडिटी को पसंद करेंगे, आपके बिजनेस को पसंद करेंगे, आप प्रॉफिट आपका होना ही है। ठीक है, चलो, सो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है देखो, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे। सबसे पहले, सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस।
सोसाइटी को जो चाहिए, जो उनका नीड है, डिजायर है, वो गुड्स आप पहले बनाओ और प्रोवाइड करो एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, जो सही वैल्यू है उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि बहुत ओवर चार्ज करना है। बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दैट is required by the society. Goods and services should be of good quality and this should be supplied at reasonable prices. तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है ये अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे सप्लाई होना चाहिए, दैट्स इट। फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी सोसाइटी के पार्ट है, तो एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन अ फेयर रेम्यूनरेशन फॉर देयर वर्क इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरी। A reasonable part of profit should be distributed among the employee in recognition of their contribution। देखो ये सब बोलने का बात है, बहुत कंपनी करती नहीं है। बोल रहा है कि सैलरी वेजेस तो आप एम्प्लॉय को दो, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा उसमें बांट दो। ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंपनी नहीं करती है, कुछ कंपनी करती है कि चलो जो भी अगर कंपनी अच्छा करेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो उसका कुछ पार्ट लोगों में एम्प्लॉय में बांट दिया जाएगा, क्योंकि सभी का मेहनत से आया है प्रॉफिट। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, उनके पॉलिसी और उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनके ऊपर। करना तो चाहिए, ठीक है। चलो क्या होता है इससे, सच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विल हेल्प टू इंक्रीज द मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा। उनको लगेगा चलो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया कुछ हिस्सा मेरे को भी मिला। Employment generation, business should provide opportunities for gainful employment। स्विंग बंद कर दीजिए। ठीक है, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब ध्यान देना एक चीज, बिजनेस में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके प्रति भी बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि जिन लोगों ने भरोसा किया, जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, आप उनको भी एक अच्छा रिटर्न दो। ये किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू पे फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर एक और पॉइंट है, ठीक है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। सोशल वेलफेयर, business should also provide support to social, cultural, religious organization। लास्ट में क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। सरकार को जो भी पैसा वैसा देना है वो भी आप टाइम पे दो, ये भी बिजनेस की जिम्मेदारी है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज शुड पे टैक्स ड्यूज लाइक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड एट द राइट टाइम। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में मेरा सजेशन ये रहेगा ना, आप लोग एक काम करो, इसमें से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसके बाद पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट 4 पॉइंट आप लिख दो तो काफ़ी है, ठीक है।
फिफ्थ और सिक्स लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई प्रॉब्लम। मिनिमम 4 पॉइंट जरूर लिखना। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब आपको ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी सोचना चाहिए। बिजनेस जब कर रहे हो प्रॉफिट के लिए सोचो, आप सोसाइटी के लिए सोचो, लेकिन ह्यूमन एंगल से भी आपको सोचना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, लेबर वेलफेयर, बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ह्यूमन फैक्टर्स शुड बी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर यूटिलाइजिंग इंडिविजुअल टैलेंट एंड सेटिस्फाइंग एस्पिरेशंस ऑफ वर्कर। इसका मतलब बताना तो क्या बोला जा रहा है, पॉइंट नंबर 1 रीड करो और एक्सप्लेन करके बताओ इसका क्या मतलब है। आगे बोल रहा है देखो, एडिक्वेट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी। The business should give a proper working environment and infrastructure to the labor who are working. They should feel comfortable and also they will like social, like health, safety and social security. They expect, the employees expect that the employees will provide them with that. It's a proper working condition. यस तो यहां पर देखो 2-3 चीज बोला है। ड्यू रिकॉग्निशन, यानी अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन फॉर यूटिलाइजिंग ह्यूमन टैलेंट्स एंड सेटिस्फाइंग एस्पिरेशंस ऑफ वर्कर। अगर आप देख रहे हो कि कोई अच्छा टैलेंट है, कोई अच्छा काम करने वाला है, तो आप उनको क्या करो, उसके हिसाब से प्रमोशन दो, इंक्रीमेंट दो, बोनस दो, इंसेंटिव दो, यानी आप किसी के मेहनत और टैलेंट को आप उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो यूटिलाइजिंग इंडिविजुअल टैलेंट, बहुत जगह पे क्या होता है ना, कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखा जाता है कि बहुत जो लोग काम अच्छा नहीं भी करते हैं या फिर उतना ना, दे आर नॉट वेरी गुड एट वर्क, बट कोई रेफरेंस से या किसी के चापलूसी करने से उन लोगों को प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, जो लोग अच्छा काम करने वाले रहते हैं वो लोग को प्रमोशन नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सभी के टैलेंट को देखो, टैलेंट के बेसिस पे आप उनका जजमेंट करो, उनका प्रमोशन करो, उनका रिकॉग्निशन करो, उनको प्रॉपर एक हेल्थ और सेफ्टी इन्वायरमेंट, काम करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जिससे उनको सेफली काम करने का ये रहे। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन वेंशन दे दो, ग्रेचुइटी दे दो, प्रोविडेंट फंड दे दो। ये सब करने से क्या होगा, बिजनेस शुड इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर वर्कर। ये सब करने से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगा, यानी एक अपनापन क्रिएट होगा। वर्कर को भी लगेगा कि हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, ये मेरा खुद का कंपनी है, अपना समझ के वो काम करेंगे। मतलब समझ में आ रहा ना, वो अपना समझ के काम करेंगे, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी और के कंपनी में वो काम कर रहे हैं। अपना समझ के काम करेंगे तो वो एकदम अपना बेस्ट देंगे। समझ में आया। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी, employers must be provided the opportunities for developing new skills and attitudes. Human resources are the most valuable asset of the business and their development will help in the growth of business. कंपनी में टाइम टू टाइम एम्प्लॉय की भी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, नए नए चीज़ें बदलती है, उनको अपस्किल करना, उनको अपडेट करना, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, साल में 2-4 बार कुछ ऐसा वर्कशॉप, कुछ ट्रेनिंग ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं। इनसे उन लोग को नया नया स्किल, नया नया चीज़ें सीखने समझने को मिलता है। इनसे वो लोग भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, जो यूज़फुल है, इससे वो लोग अपडेट हो पाते हैं और इससे बिजनेस का भी फायदा होता है। क्योंकि जितने आपके एम्प्लॉय अच्छे रहेंगे, क्या बोल रहा है देखो, बिजनेस जो है वो बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट लोग होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सबसे वैल्यूएबल एसेट कौन है? ह्यूमन। तो ह्यूमन आपका जितना अच्छा रहेगा, आपके एम्प्लॉय जितने स्ट्रांग रहेंगे, जितने अपडेटेड रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, आपके बिजनेस के लिए तो उतना अच्छा है, बिजनेस उतना अच्छा ग्रो करेगा। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जब कोई डिसीजन लेती है तो उसमें एम्प्लॉय को भी बोलना चाहिए, आप भी आओ, थोड़ा सा डिस्कशन करो, उनका भी नज़रिया समझो, उनका ओपिनियन भी आप सुनो। तो एक लगेगा उनको कि चलो यार, मेरा भी बात मैनेजमेंट सुन रहा है, ऐसा नहीं कि बस अपने मर्जी से कोई भी डिसीजन लेके मेरे ऊपर थोप दिया। तो एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयज शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। Such participation will also provide valuable information to management for improving the quality of decision.
कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आपके एम्प्लॉय से मिल जाते हैं। अब मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है, अगर आप एम्प्लॉय से भी डिस्कस करोगे क्या कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो लोग भी अपना ओपिनियन अपना इनपुट देंगे, इससे आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प होगा। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि सारे कंपनी में जो लेबर होते हैं यानी एम्प्लॉय होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है, इनका आपस में बनता नहीं है, ये लोग कोऑपरेट नहीं करते। लेबर को क्या लगता है कि बॉस जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत काम करता है, पैसे कम देता है, खटाता बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा कराता है। और मालिक को क्या लगता है, बॉस को क्या लगता है कि जो वर्कर है वो ठीक से काम नहीं करता, काम चुराता है ना, बस खाली आलसबाजी करता है, छुट्टी करता है। यानी दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट है। जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से असंतुष्ट है और बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय से असंतुष्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो इसीलिए एक अच्छा सा लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन का सिस्टम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है। यानी कि मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉय लेबर का उनका क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, किस जगह पे वो लोग असंतुष्ट है, क्या उनका पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है। एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए कि भाई जो मेरा बॉस है उसने मेरे को काम पे रखा है, मेरे को सैलरी दे रहा है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से, मैं भी चलो अच्छा परफॉर्म करता हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ जब कोऑपरेट करेंगे तभी बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस should strive for creating and maintaining cordial employer-employee relation. Cordial मतलब बहुत ही healthy, harmonial, so as to ensure peace and progress in the industry. इससे पूरे बिजनेस में, इंडस्ट्री में एक पीस और हार्मनी क्रिएट होगा, प्रोग्रेस होगा। नेशनल ऑब्जेक्टिव, अब देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि किसी भी इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज है वो किसी एक बिजनेस के नहीं है, वो पूरे कंट्री के हैं। तो हमें रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे को एक वीडियो मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा भी एग्जैक्टली वो किनका था, ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है, और अभी मेरे को पर्सन का नाम नहीं याद आ रहा। मैं तुम लोग के इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक पर्सन था, रिच, काफ़ी रिच पर्सन था। वो एक बिजनेस टूर के लिए वो किसी फॉरेन कंट्री में गया और वो रिच पर्सन आफ्टर मीटिंग, जब जिस कंट्री में वो गया था वहाँ पर बिजनेस मीटिंग वगैरह हो गया, होने के बाद वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया और अपने फ्रेंड के साथ वो रेस्टोरेंट में गया और ऑर्डर किया खाना। काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल करके वो गया था दूसरे कंट्री में बिजनेस मीटिंग के लिए। फिर बिजनेस मीटिंग हुआ 1-1.5 घंटा 2 घंटा, तो काफ़ी थक गया था। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपने एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाने गया, काफ़ी कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद जब वो खाया तो हाफ खाना खाते खाते उनका पेट भर गया। बाकी के और भी प्लेटर में काफ़ी कुछ चीज़ें बची हुई थी जो उन्होंने ऑर्डर किया था, पर इन द मीन टाइम उनका पेट भर गया और वो छोड़कर जाने लगे। तो वहाँ पर जो वेटर थे उन्होंने बोला कि देखिए आपने जो ऑर्डर किया है आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, अदरवाइज आई विल कॉल द कॉप्स। अब ये जब सुना उस पर्सन ने, उनको बहुत गुस्सा आया, बोला ये क्या मतलब है, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया और मैं और खा नहीं पा रहा हूँ, आप इसके लिए मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कस्टमर से बात करने का ये नहीं है, एटिकेट्स नहीं है? तो बोला नहीं, आप खाना छोड़ नहीं सकते, दिस इज़ वैल्यूएबल थिंग। तो बोला, उसने बोला कि अरे मैंने आपको पैसे तो दे दिए, आपका जो भी मैंने फूड ऑर्डर किया मैंने तो आपको फुल पेमेंट कर दिया, अब आप क्यों परेशान हो रहे हो कि मैं पूरा खाया या छोड़ दिया? अब मेरा जितना खाना था मैंने खा लिया, बाकी अब मेरे को नहीं खाना, पेट भर गया, मैं छोड़ दे रहा हूँ, पैसे तो मैंने आपको दिए हैं। यू शुड नॉट से ऑल दिस, यू हैव बीन पेड प्रॉपरली। वहाँ पर जो होटल का जो वेटर था वो बोल रहा, देखिए सर, पैसे भले ही आपके हो सकते हैं, आपने इनका कीमत चुका दिया, लेकिन याद रखिए कि ये खाना आपका नहीं है, ये जो फूड है ये कंट्री का रिसोर्सेज है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना मिलता नहीं है, उनको नसीब नहीं हो पाता, तो पूरे कंट्री की जो भी रिसोर्सेज है वो सभी की है। तो पैसे भले ही आपके हो सकते हैं पर खाना आपका नहीं है, खाना तो देश का है और आप देश के खाने को बर्बाद नहीं कर सकते। दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री, दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ आवर सोसाइटी। तो आप इनको पूरा कंप्लीट करो या तो आप इनको पैक करके लेकर जाओ, किसी को डोनेट कर दो। तो कहीं ना कहीं वो जो बिजनेसमैन था जो काफ़ी रिच था, उस कंट्री में गया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा देखा, क्योंकि नॉर्मली हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बहुत सारे लोग
खाना खाते हैं, वेस्ट करते हैं। खास करके शादियों में ऐसा बहुत होता है, जब लोग जाते हैं किसी वेडिंग फंक्शन, बर्थडे या किसी भी ऐसे सेलिब्रेशन में, और क्योंकि वहाँ पर उन्हें पे नहीं करना होता तो कई बार लोग बहुत ज़्यादा प्लेटर में ले लेते हैं और कुछ खा पाते हैं, बाकी सारा डस्टबिन में प्लेट के साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में काफ़ी खाने का वेस्टेज होता है। तो वो जो इंसिडेंस था, उससे क्या हुआ ना, उस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यार ये बात तो सही बोल रहा है, पैसे तो मेरे हैं लेकिन खाना जो है ये देश का है। इसका मतलब है, अभी देखो कुछ टाइम पहले हम लोग देख रहे थे पाकिस्तान का क्या हालत था। पाकिस्तान में इतनी भुखमरी जैसी हालत हो गई थी कि लोग वहाँ पर आटा चावल लूट रहे थे रास्ते में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे ज़रूर अमीर लोग हैं जिनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी अमीर पैसे वाले लोग हैं, उनको हर कुछ का फैसिलिटी है, हर चीज़ का सुविधा है, वो लोग एकदम आराम से मस्त खाना खा रहे हैं, खा के छोड़ भी दे रहे हैं। अब उसी देश में कुछ लोग भूखे मर रहे हैं और कुछ लोग बहुत शान शौकत से जी रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है ना कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी कंट्री के कोई रिसोर्सेज होते हैं, वो किसी एक पर्सन का जागीर नहीं है, सभी के लिए है। तो हमें उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना अपनी रिक्वायरमेंट है, और अगर अपने को लग रहा है कि नहीं इतना नहीं खाना, तो जितना खाना बस उतना ही लेना चाहिए। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है बोलने का। तो यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल रहा है कि एक बिजनेस की भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, उस रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूज़ करो। मतलब जो बेस्ट तरीका है उसमें यूज़ करो, रिसोर्स का वेस्ट मत करो, क्योंकि ये देश का संसाधन है, कंट्री की रिसोर्सेज है। अगर आप उनको वेस्ट करोगे तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपरली। इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस शुड यूज द नेशंस रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है? नेशंस रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज है ये किसका है? बिजनेस का नहीं है, नेशन का है। तो बिजनेस शुड यूज नेशंस रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जुडिशियस एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज is essential for rapid and balanced economic growth of the country। किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, और ये सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को अपने रिसोर्सेज ज़्यादा दे दिए, किसी को कम। रिसोर्सेज सभी के होते हैं, समझ में आ रहा है? आज मान लो हमारे देश में फॉर एग्जांपल गोल्ड का माइन है या पेट्रोलियम का माइन है, ऐसा कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ये किसका है बताओ? ये देश का है, और देश के हर एक लोग का उस पर अधिकार है। ये कोई एक पर्सन का नहीं है, ये माइन जो है ये सभी का है। लेकिन इनका फ़ायदा सभी लोगों को बराबर रूप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि हर कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं, माइनिंग वगैरह होते हैं, इनका फ़ायदा हर लोगों को मिलता है क्या? नहीं मिलता। पर देश का संसाधन है ना, समझ में आ रहा है? इसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए। तो नेशनल सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के ऊपर डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंडेंट। इट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, होगा एक्सपर्ट्स नहीं, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। यानी हमें ट्राई करना चाहिए ऐसी चीजें बनाए जो बाहर देशों में डिमांड ज़्यादा है, और इंक्रीज करें अपना एक्सपोर्ट को, और इंपोर्ट को रिड्यूस करें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग खुद ही बनाए, अपने ज़रूरत का सारा सामान हम लोग खुद ही बनाए, सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट मतलब अपने ऊपर ही हम लोग निर्भर रहे। दिस विल हेल्प अ कंट्री टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इससे कंट्री में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगा, कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट हो पाएगा। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंस अंग्रेज वाला इंडिपेंडेंस नहीं, वो तो हो गया। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आर्थिक रूप से हम लोग अपने ऊपर निर्भर, स्वनिर्भर हो जाएंगे, ठीक है। बिग बिजनेस फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू एनकरेज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच आर नेसेसरी फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, होगा, ठीक है। स्मॉल स्केल फर्म्स कैन बी डेवलप्ड एज एंसिलरीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल इनपुट्स। क्या बोल रहा है देखो, ऐसा नहीं है कि अपने को कंट्री में, सोसाइटी में सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज का ही जरूरत है, बिग ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है। नो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो इनपुट चाहिए वो स्मॉल स्केल बिजनेस से ही आता है। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो जो इनपुट बनाते हैं उसी से दूसरे बड़े बिजनेस को वो इनपुट मिलता है।
तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितना ज़्यादा बनेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो आउटपुट है वो बड़े कंपनी में इनपुट की तरह यूज होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट, business is expected to give preference to industrialization of backward regions of the country, balanced region, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस इन द कंट्री। बोल रहा है कि ज़्यादातर केसेस में बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, अपना फैक्ट्री या अपना जो वेयर हाउस है ये किधर लगाना चाहिए, बैकवर्ड एरिया में। तो जब बैकवर्ड एरिया में जब बिजनेस जाने लगता है ना, वेयर हाउस खोल रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है, उससे क्या होता है, बैकवर्ड एरिया का धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता है। जैसे बंगाल में एक जगह है सिंगुर, टाटा ने वहाँ पर अपना मोटर प्लांट लगाने का प्लान किया था। तो प्लांट अगर लग जाता मान लो, तो वहाँ के लोगों को कई तरीके से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता। एक बड़ी फैक्ट्री अगर कहीं पर लगती है तो उसके आसपास रोड भी बन जाते हैं, दुकानें लग जाती है, वहाँ हाईवे निकल जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक चीज़ खाली फैक्ट्री लगने से खाली फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट होगा, पूरा इकोनॉमी बदल जाता है, पूरा एक इलाका चेंज हो जाता है। लेकिन आज वो नहीं बन पाया, तो आज जैसा हालत वहाँ के लोगों का पहले था, करीब करीब वैसा आज भी है। समझ में आ रहा है? तो डेवलपमेंट कैसे होगा, जब तक कोई बिजनेस कहीं पर आएगा नहीं। तुम देखो किसी एक जगह पे अगर कोई बड़ा सुपरमार्केट बन गया, कोई मॉल बन गया, कुछ भी ऐसा, तो वो लोकेलिटी पूरा डेवलप नहीं हो जाता है। तो बैकवर्ड एरिया में अगर बिजनेस अपना कोई डेवलपमेंट करती है, फैक्ट्री वगैरह लगाती है, तो बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होगा। कंट्रोल ओवर पोल्यूशन, हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं दिल्ली जैसे सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, यानी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, बोला जाता है कि अगर आप वहाँ पर एक दिन गुजारते हो दिल्ली में, इंडिया की जो कैपिटल सिटी है, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, मतलब इट इज़ इक्विवेलेंट टू हैविंग स्मोक क्या बोलते हैं 5-6 सिगरेट इन अ डे। तो इतना ख़राब हालत है एयर पोल्यूशन का। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो कुछ लोगों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा, इसके वजह से बाकी लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो गलत चीज़ है। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब जैसे कोई बिजनेसेस है, उनका क्या जिम्मेदारी है कि आप अपना जो भी चिमनी वगैरह है उससे एयर को फिल्टर करके आप रिलीज़ करो, जो भी आपके वेस्ट वगैरह है उनको क्या रिसाइकिल करके क्लीन करके आप वेस्ट रिलीज़ करो। तो कंट्रोल ओवर पोल्यूशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन एयर, वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, गाड़ी वगैरह भी जितनी बढ़ रही है, तुम देखो एयर पोल्यूशन भी बहुत होता है, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है। स्कूल हॉस्पिटल के सामने तो देखना वहाँ पर लगा रहता है नो हॉर्न, ऐसा करके वो लोग लगा देते हैं, है ना, ट्रैफिक सिग्नल में लगा रहता है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं या पेशेंट्स हैं। लेकिन ऐसे इन जनरल रोड पे कितना हर थोड़ी थोड़ी देर ट्रैफिक में देखना इतना हॉर्न बजता ना, मतलब अगर 5 मिनट ट्रैफिक में खड़े रहेगा तो सर भारी हो जाएगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब काफ़ी बढ़ रहा है। बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है। अब इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर टेबल में बताया जा रहा है, ठीक है। एक काम करो, इन सारे पॉइंट्स को ना एक बार फटाफट से फास्ट गो थ्रू करो इस पॉइंट्स को, क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट्स तुमको याद रखने। एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, सोशल में क्या क्या है, ह्यूमन और नेशनल में क्या क्या है, तुमको हेडिंग्स याद रखने होंगे। कम से कम 3 पॉइंट सभी में तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 पॉइंट मिनिमम है और मैक्सिमम कितना 4, इससे ज़्यादा नहीं। 3 to 4 पॉइंट लिख दो, काफ़ी है। हेडिंग्स खाली एक बार देख लो फटाफट। चलो अब बोल रहा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या समस्या हो जाएगा? आखिर प्रॉफिट क्यों जरूरी है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट? व्हाई प्रॉफिट इज सो इंपॉर्टेंट? तो बोल रहा है प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट का क्या रोल है? इंसेंटिव,
यानी कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है, रिस्क उठाता है, तो उसके बदले में उसको कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, कोई फायदा मिलना चाहिए। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। तो क्या लिख रहा है देखो, प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी बिजनेस। कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो उसको एंकरेज करता है बिजनेस करने के लिए, वो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से ही वो सोचता है बिजनेस करने का। तो प्रॉफिट एक ड्राइविंग फोर्स है। सर्वाइवल, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ एन एंटरप्राइज। प्रॉफिट अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगा क्या? नहीं, वो कुछ समय चलेगा लेकिन बिना प्रॉफिट के ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता। तो प्रॉफिट जो है ये सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट एन एंटरप्राइज विल ईट अप इट्स ओन कैपिटल एंड अल्टीमेटली क्लोज डाउन। बोल रहा अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो उस प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल लगाया था, बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, वो बिजनेस अपने ही कैपिटल को खाना शुरू कर देगा। बिजनेस का जो पैसा लगा ना उसमें, वो पैसा वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा बिजनेस बंद होने के कगार पे चला जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ग्रोथ, प्रॉफिट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है, नए फैक्ट्रीज लगाने हैं, नए ब्रांचेज ओपन करने हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट। प्रॉफिट रहेगा तभी तो आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करोगे, आप पैसे जमा करोगे। इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग। प्रॉफिट अगर आपके पास रहेगा तो प्रॉफिट को जमा करके आप बिजनेस को सेल्फ फाइनेंस मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग। मेजर ऑफ एफिशिएंसी, अब कौन सा बिजनेस कितना एफिशिएंट है ये उसके प्रॉफिट से ही तो पता चलता है। जैसे स्टूडेंट का एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा? उसके मार्क्स से। सेम ही चैप्टर, सेम ही टॉपिक बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं पर कोई बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर आ रहा है, इससे पता चल रहा है वो बच्चा एफिशिएंट, उसने मेहनत अच्छे से किया, एग्जाम में लिखा, बढ़िया से प्रेजेंट किया। तो जैसे मार्क्स जो होता है ये एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है स्टूडेंट के एफिशिएंसी का। बिजनेस के परफॉर्मेंस का एफिशिएंसी का इंडिकेटर क्या है? प्रॉफिट। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, जिस बिजनेस में प्रॉफिट होता है, बिजनेस ग्रो करता है, मार्केट में उसका गुडविल भी बढ़ता है, एक रेपुटेशन बिल्ड होता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, रेपुटेशन अच्छा होता है। क्या बोल रहा है? अ लॉस मेकिंग बिजनेस एंजॉयज नो गुडविल। जिस बिजनेस में लॉस होगा वहां कभी भी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगा, गुडविल नहीं बनेगा। प्रॉफिट प्रोवाइड इकोनॉमिक पावर एंड स्टेटस टू बिजनेसमैन। जिसका बिजनेस अच्छा चलता है, प्रॉफिट होता है, इससे बिजनेसमैन को एक स्टेटस मिलता है, एक पावर मिलता है और बिजनेस का जो रेपुटेशन है वो भी बिल्ड होता है। फोर्थ में क्या बोला था? प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी द इंडेक्स ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस। इंडेक्स का मतलब होता है एक मेजरमेंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है? सिंपल 5 पॉइंट है, पांचों याद कर लो। अंदर के जो मैटर है ओन वर्ड्स में खुद से भी लिख सकते हो। अच्छा, किसी भी चीज को लिखने का एक अच्छा तरीका ये है कि लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, 1-2 लाइन का, ठीक है। कोई भी पॉइंट है अगर टाइम मिले तो एक कंक्लूजन लिख देना, हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है पर एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से अच्छा है। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्ट करते हैं कि बिजनेस का जो एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम अच्छा नहीं है, बहुत लोग इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। डिस्पाइट देयर indispensable role in business, profit cannot be the be all and end all of the business. The profit maximization objective is undesirable on account of the following reason. Profit maximization objective जो है following reason से undesirable है, यानी ये नीचे कुछ रीजन बताए। The ultimate aim of business should be social welfare. If profit maximization is considered as the ultimate aim of business, businessmen might try to maximize profit by socially undesirable means such as profiteering, black marketing, hoarding, exploitation of workers. बोल रहा प्रॉफिट मोटिव को अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बना देंगे तो हो सकता है बिजनेसमैन लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, वो गलत रास्ते का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, लोगों का, कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए,
सोशल सर्विस, सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और कोई भी बिजनेस, अभी जैसा थोड़ी देर पहले बात की थी, कोई भी बिजनेस अगर सोसाइटी को अच्छे से सर्व करता है तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली होगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेस द रिवॉर्ड ऑफ फॉर ओनर एंड इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ना, अच्छा ये सेंटेंस को बताओ तो, जो मैंने सेकंड पॉइंट का जो मैंने अंडरलाइन किया, इसको पढ़ के बताओ इसका मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, अंडरलाइंड सेंटेंस। नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सुनो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेस द रिवॉर्ड फॉर ओनर्स एंड इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर। एक बिजनेस के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, सिर्फ ओनर ही नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, जैसे लेंडर, एम्प्लॉय, सप्लायर, क्रेडिटर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में जुड़ा होता है। एंड वन ऑफ देम इज ओनर्स, ओनर भी वन ऑफ दी स्टेक होल्डर है। लेकिन जब हम लोग बार बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, इसका मतलब हम लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? खाली ओनर के बारे में सोच रहे हैं। बाकी जो अदर स्टेक होल्डर है कहीं ना कहीं उनको ओवरलुक कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक ओनली अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वी आर गिविंग टू मच ऑफ प्रायोरिटी ओनली टू द ओनर्स एंड इग्नोरिंग अदर स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस। Profit maximization misguides managers to the point where they may endanger the survival of the business. In order to maximize current profit, managers may undermine the firm's future. कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चक्कर में कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है और अपने फ्यूचर को दाव पे लगा देती है। बस किसी तरह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, सही गलत कुछ भी रास्ते पे जाके, एथिकल अनएथिकल कुछ भी मीन से वो सोचते बस अपना प्रॉफिट बढ़ा ले, उसके बाद फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। बायजूस है ना, अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, इतना ग्रो किया, यूनिकॉर्न बना, एडटेक कंपनी में पूरा रेवोल्यूशन लाने वाली कंपनी, इतना फेमस, नेशनल नेशन वाइड इतनी बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन अपने कुछ अनएथिकल बिहेवियर के वजह से, डर्टी मार्केटिंग के वजह से इतना उनका नाम खराब हुआ कि अल्टीमेटली आज वो बैंक्रप्सी के स्टेज पे चली गई। क्योंकि अगेन प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, इतना पैसा बनाना है, ये करना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सोशल मोटिव मतलब आप अपने स्टूडेंट, पेरेंट्स, उनके बारे में आप कंसर्न कम हो। प्रोडक्ट बेचने के लिए इतना ज़्यादा पीछे लग जाना, मार्केटिंग के जो लोग थे, उनके जो मार्केटिंग काउंसलर थे, उनको टारगेट देने कि आपको बेचना है, इतना पर्टिकुलर अमाउंट का आपको रेवेन्यू लाना है, सेल करना है। अब उन लोग भी बेचारे प्रेशर में जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो लोग पीछे लग के स्टूडेंट और पेरेंट को क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट अपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ ये सबसे? अल्टीमेटली बिजनेस का प्रेजेंट भी गया और फ्यूचर भी गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है ना, ये कोई यही चीज़ यहाँ पर बोला है, in order to maximize current profit, managers may undermine firm's future. करंट प्रॉफिट, आज प्रॉफिट तो कमाने के चक्कर में आपने जो उल्टा सीधा करना था कर लिया, लेकिन इसके चक्कर में आपका फ्यूचर बर्बाद हो गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज कैपिटलिस्टिक ओवरटर्न्स। द एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म decry the goal of profit maximization on the ground that profit maximization result in the exploitation of poor by rich. It also accentuates inequalities of distribution of income and wealth. देखो ये बोल रहा ना कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक कैपिटलिस्टिक थॉट है। दो तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जहाँ पूंजीपति लोग होते हैं, मतलब पूंजीपतियों का देश, मतलब ऐसा समझाने का तरीका है। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पर्सन विथ मनी, जिसके पास पैसा है, हिंदी में बोलते हैं पूंजीपति, सुने होंगे तुम लोग कभी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब जहाँ पर इकोनॉमी सपोर्ट करती है जिनके पास पैसा होता है। कहीं ना कहीं अमेरिका, यूएसए, इट इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो वहाँ पर जिनके पास पैसा है, गवर्नमेंट उनको काफ़ी सपोर्ट करती है। अभी तुम लोग को पता होगा, गोल्डन वीज़ा ट्रंप ने अनाउंस कर दिया यूएस के लिए। अगर आपके पास पैसा है, आराम से आप वीज़ा ले लो, पैसा इन्वेस्ट करो
अच्छा खासा उसका प्राइस पे करो और आपको एकदम गोल्डन वीज़ा। तो अब ये क्या है, अमेरिका चाह रही है कि हमारे देश में दुनिया भर के सब अमीर लोग हमारे पास आ जाओ, और यकीन मानो इतना हाई प्राइस रखने के बाद भी लाखों लोगों ने गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, लाखों लोगों ने। No, not exactly. They are not trying to push out, but immigration is a big issue. अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे दूसरे कंट्री से इलीगल माइग्रेंट्स लोग आते हैं विदाउट परमिशन, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, और अमेरिका हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट कंट्री रिगार्डिंग ऑल दिस। वो बहुत ही ये सब को लेकर ना काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इसके बाद भी बहुत सारे लोग चले आते हैं, इवन जो नॉर्थ अमेरिकन से वो लोग आ जाते हैं, यूरोपियन कंट्री से बहुत लोग आ जाते हैं, अफ्रीकन कंट्री से बहुत लोग आ जाते हैं। एक डंकी मूवी आया था, देखे थे? डंकी मूवी में ऐसे ही दिखा रहे थे। तो ये जो है ना, अमेरिका में ये प्रॉब्लम है माइग्रेशन का। जो लोग प्रॉपरली जाते हैं लीगल रूट से, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। आप कोई वीज़ा लेके परमिशन के साथ जा रहा है तब तो भाई ठीक है, आपको तो वीज़ा मिला, आप जा ही सकते हो। जो इलीगल मीन से जाते हैं उसके लिए प्रॉब्लम है। अभी जो वीज़ा है, बहुत सारे अभी यूएस में जब प्रेसिडेंट चेंज हुआ डोनाल्ड ट्रंप, तो अभी उन्होंने काफ़ी माइग्रेशन के ऊपर कई सारी नई पॉलिसीज़ बनाई। तो अभी उन्होंने थोड़ा सा वीज़ा, जो परमानेंट वीज़ा जिसको पीआर बोलते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी, उसको थोड़ा सा भी ना ये कर दिया। अगर किसी को चाहिए तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हो गया। उसमें से एक अभी नया उन्होंने बनाया, किसी के पास पैसा है तो अच्छा खासा मोटा पैसा दो और यूएस का वीज़ा ले लो, तो गोल्डन वीज़ा बोलते हैं। अब यूएस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे पैसे वाले लोग चाहते हैं वहाँ पर बसना, जिनके पास पैसा है वो लोग पैसा दे देकर जा रहे हैं। अब इन अ वे हो क्या रहा है मालूम है, यूएस में रिच क्लास लोग का चलता है, समझ में आ रहा है? वहाँ पर ज़्यादातर लोग पैसे वाले हैं, और भी दुनिया भर से लोग वहाँ पर अब पैसा दे देकर वीज़ा लेंगे। तो अब वहाँ इकोनॉमी में ऐसा है कि भाई जिसके पास पैसा है वहाँ पर उनका काम बढ़िया चल रहा है। और इसीलिए तुम देखो जितनी बड़ी कंपनी है सारी यूएस की है, जितने भी सारे यूनिकॉर्न्स है, स्टार्टअप्स है, सबका सक्सेस रेट सब यूएस में सबसे बेस्ट है। बेस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब जगह सब यूएस में। तो यूएस ने अपने आप को बहुत कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरह बना कर, मतलब रिच क्लास लोगों का जगह। लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी बेहतर है, सब कुछ है। तो कुछ इकोनॉमी ऐसी होती है ना जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है, आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पर हाँ बिजनेस, पैसे, इनको। और कुछ कंट्री होती है ना जो सोसाइटी को लेकर ज़्यादा सोचती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब वो लोग मानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी के हैं, एक इंसान के हाथ में सब कुछ पावर नहीं होना चाहिए, कुछ गिने चुने पैसे वालों के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज किनके हैं? सभी के हैं। इनको बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और कुछ होते हैं जो सभी को, दोनों को लेकर चलते हैं, उनको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बोल रहा अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे ना, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कैपिटलिस्टिक ओवरटोन। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़, क्या लिखा देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ कैपिटलिस्टिक ओवरटोन। मतलब इसमें कैपिटलिस्टिक जैसा फीलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय रिच। बोल रहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ऐसा फीलिंग आता सोसाइटी में, ऐसा लोग मानते हैं कि रिच लोग पुअर को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द मॉडर्न ट्रेंड्स इन बिजनेस। बोल रहा अभी का जो मॉडर्न ट्रेंड है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसके साथ मैच नहीं करता, इनकंसिस्टेंट है। डिफ्यूजन ऑफ शेयर्स ओनरशिप, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग एंड द इमरजेंसी डिस्टिंक्टिव टेक्नो स्ट्रक्चर आर सम ऑफ दीज ट्रेंड्स। दिस प्रोफेशनल रिगार्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अनरियलिस्टिक, इनअप्रोप्रिएट एंड इवन इमोरल। बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे मॉडर्न बिजनेसेस जो है वो थोड़ा प्रोफेशनली काम करते हैं। इन लोग अपने बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। बोलते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर आप ज़्यादा फोकस मत करो, आप देखो प्रोफेशनल कल्चर कैसा है। तो जो लोग ज़्यादा फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाने में कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स और कल्चर, डिसिप्लिन, इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये जो है इनअप्रोप्रिएट है, अनरियलिस्टिक है और इवन इमोरल है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, चैप्टर एंड्स हियर। यहाँ पर मिनिमम अगेन ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क 4 मार्क का आता है, ज़्यादा पॉइंट्स यानी 5 पॉइंट है, तो ये 5 याद कर लेना। ठीक है,
ये जो चैप्टर है ना, इसको घर पे जाके एक बार पढ़ना। चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट भी इसके सिंपल है, लेकिन घर पे एक बार गो थ्रू ज़रूर करना, ठीक है। हेडिंग्स को अच्छे से लर्न कर लेना, अंदर के जो चीज़ें हैं वो खुद से ओन वर्ड्स में लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।